तो लगातार हम बात कर रहे हैं साल 2015 का आज आखिरी दिन है और नए साल के उस तोहफे की बात कर रहे हैं जो बस अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिल्ली एनसीआर और मेरठ के लोग हैं उनको नए साल पर तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज नोएडा में दिल्ली डासना मेरठ एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मंच पर तमाम दिग्गज मौजूद हैं। वो बाकायदा पीएम एक रैली को भी संबोधित करेंगे। 3 साल में ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा जिससे दिल्ली एनसीआर को ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलेगी और इसके अलावा डासना हापुड़ जो राजमार्ग है उसके नवीनीकरण की भी आधारशिला रखी जाएगी। इस वक्त आप यहाँ पर सुन सकते हैं नितिन गडकरी मौजूद हैं, यहाँ पर संबोधन उनका चल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री, आइए सुनते हैं। हम 45,000 करोड़ में और 55,000 करोड़ ऐड करके 1,00,000 करोड़ रुपए के रोड उत्तर प्रदेश में शुरू करेंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। रोड सेक्टर के साथ साथ हमने इनलैंड वाटरवेज में भी आपके मार्गदर्शन में प्राथमिकता दी है। गंगा का काम जोरों में शुरू है। 3 मल्टी मॉडल हब के टेंडर निकल चुके हैं। हम वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज में आपके साथ इसकी शुरुआत करने के लिए आपकी डेट जब भी मिलेगी तब इस कार्य की शुरुआत होगी। मेरा विश्वास है कि ऑटोमोबाइल में भी कुछ सुधार करके बायोफ्यूल को प्रोत्साहित करके इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक इसको प्रोत्साहित करके आने वाले समय में नेशनल हाईवे की रोड की जो लेंथ है उसको बढ़ाकर हम रोड की सुरक्षा के दृष्टि से अपघातों को भी कम करेंगे। रोड की जो लेंथ है उसको बढ़ाकर हम रोड की सुरक्षा के दृष्टि से अपघातों को भी कम करेंगे और इस देश को स्वच्छ भारत के साथ प्रदूषण मुक्त भारत बनाने का संकल्प जो आपने दिया है उसको हम पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। फिर से एक बार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के लिए मैं उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की जनता को विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी। धूप खिले उजले दिन आए, उद्घाटित हो नई दिशाएं, राष्ट्र जीवन को नई गति, नई लय प्रदान करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी नए वर्ष का स्वागत राष्ट्र को एक नई सौगात देके कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच के सामने रखे रिमोट का बटन दबाकर कृपया 14 लेन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण अपने कर कमलों द्वारा करें। जी हाँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया 14 लेन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शिलान्यास पट्टिका का यात्रा में आएगी तेजी, यात्रा में आएगी सुरक्षा, ईंधन की भी होगी बचत, जो जनहित भी है और देशहित भी। तो आइए अब देखते हैं इस खास योजना के बारे में बताती हुई हमारी ये फिल्म। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 7,560 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाले 75 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे एवं 22 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 परियोजना के शिलान्यास समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली देश की राजधानी है। आजकल प्रदूषण एवं जाम एक प्रमुख समस्या बन गई है। इसको दूर करने के लिए भारत सरकार कई उपाय कर रही है। इस कड़ी में हाल ही में नवंबर माह में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एवं मुकरबा चौक से पानीपत का शिलान्यास किया गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर देहरादून, बरेली, हापुड़, धार्मिक नगरी हरिद्वार, ऋषिकेश आदि शहरों से लगभग 5 लाख लोग प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग 58 एवं 24 से दिल्ली में आवागमन करते हैं। दोनों सड़कों की वर्तमान हालत ऐसी है कि इन 5 लाख राहगीरों को संभाल नहीं पाती है, जिससे सड़कें जाम रहती हैं।
इन सब को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेरठ तक का मार्ग एक्सप्रेस वे के बतौर बनाया जाने का निर्णय लिया गया है। ये एक्सप्रेस वे निजामुद्दीन दिल्ली से शुरू होता है। इस जंक्शन को सिग्नल फ्री जंक्शन बनाया जाएगा। यमुना के ऊपर से 2 और पुल का निर्माण करके कुल 14 लेन बनाई जाएंगी। इस परियोजना की एक विशेषता यह भी है कि दिल्ली से डासना तक 6 लेन एक्सप्रेस वे मार्ग के मध्य में होगा तथा 4-4 लेन का हाईवे इसके दोनों तरफ होगा। स्थानीय यातायात को सुगम करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर अंडरपास एवं फ्लाईओवर को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 2 लेन को एलिवेटेड किया जाएगा ताकि यातायात इस तरह चले कि दूरगामी यातायात गंतव्य तक निर्बाध रूप से लाल बत्ती पर बिना रुके पहुंच सके। इस क्षेत्र में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए साइकिल यातायात को बढ़ावा देने हेतु सड़क के दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे डासना के निकट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करती है, जहां फुल क्लोवर लीफ जंक्शन बनाया जाएगा। इस परियोजना में कुल 14 ब्रिज, 6 फ्लाईओवर, 22 व्हीकुलर अंडरपास, 1 रेलवे पुल एवं 8 भूमिगत पैदल पार पथ तथा 12 ऊपरगामी पैदल पार पथ का निर्माण किया जाएगा। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए एक्सप्रेसवे में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये एक्सप्रेसवे पूर्ण रूपेण नियंत्रित एक्सप्रेसवे होगा, जिस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकेगी। सुरक्षा के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया जाएगा। दिल्ली से डासना तक 6 लेन हाईवे बनाई जाएगी, जिसके दोनों साइड 2-2 लेन की सर्विस रोड होगी, जिसमें पिलखुआ पर लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मार्ग मध्य में एक पिलर पर बनाया जाएगा। डासना से मेरठ तक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे स्मार्ट एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया जा रहा है। मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इस मार्ग पर वे साइड एमिनिटीज भी डेवलप की जाएंगी, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स, वाहन मरम्मत सुविधाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आराम गृह आदि जैसी सारी सुविधाएं होंगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास द्रुत गति से होगा एवं दिल्ली से मेरठ का सफर 45 मिनट में तय किया जा सकेगा, जो अभी लगभग 3 से 4 घंटों में तय होता है। इस क्षेत्र में प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी एवं अनायास खर्च होने वाले ईंधन की भी भारी बचत होगी। धन्यवाद। राजमार्गों से देश के कोने कोने को जोड़कर जन जन को देश की विकास यात्रा में सम्मिलित करने की माननीय प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा यही बताती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्भुत नेतृत्व में राष्ट्र चहुमुखी विकास कर पूर्ण विकसित भारत बनने का रोड मैप अब तैयार कर चुका है। लोकहित की योजनाओं के प्रणेता, इन योजनाओं से जन जन से जुड़ने वाले जनप्रिय जननायक माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हमारी विनती है कि कृपया अपने अमृत विचारों से हम सबको संबोधित करें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्रीमान डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्रीमान जनरल वीके सिंह जी, इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि श्रीमान डॉक्टर महेश शर्मा जी, इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि श्रीमान डॉक्टर महेश शर्मा जी, श्रीमान पी राधाकृष्णन जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान शाहिद मंजूर जी,
दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के सभी सांसद महोदय और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, (1857) के स्वातंत्र संग्राम में मेरठ को विशेष रूप से याद किया जाता है। 1857 के स्वातंत्र संग्राम में मेरठ ने गुलामी से मुक्ति का मार्ग दिखाया था और आज दिल्ली से मेरठ का ये एक्सप्रेस हाईवे प्रदूषण से मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। बदलते हुए वक्त में रफ्तार रुकने वाली नहीं है और रफ्तार की गति भी रुकने वाली नहीं है। जब ये निश्चित है कि रफ्तार तेज होने वाली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी रफ्तार के अनुकूल बनाना आवश्यक हो जाता है। आज से 20 साल 30 साल पहले अगर गांव में किसी किसान से बात होती थी तो गांव के लोग क्या कहते थे? वो कहते थे, साहब इस बार अगर सूखे का कोई काम निकलता है तो हमारी तरफ काम शुरू करवाइए और कम से कम हमारे यहां मिट्टी का काम करवा दीजिए ताकि आने जाने के लिए रास्ते के नाते वो उपयोग में आ जाए। 25-30 साल पहले हमारे देश का गांव का व्यक्ति सिर्फ 2 गांव के बीच मिट्टी का काम करवाने के लिए मांग करता था ताकि आने जाने की सुविधा हो, मिट्टी लग जाए तो काम चल जाए। लेकिन आज 25-30 साल के भीतर गांव का व्यक्ति भी आता है तो कहता है, साहब पक्की सड़क नहीं कह रहा है, वो कह रहा है हमारे यहां पेवर रोड लगाइए, पेवर रोड लगाइए। उसको पक्की सड़क से भी संतोष नहीं है, उसे सिंगल लाइन सड़क से भी संतोष नहीं है, उसे डबल लाइन चाहिए, 4 लाइन चाहिए, पेवर रोड चाहिए। गांव का इंसान भी इस बात को भली भांति समझता है कि अगर विकास की यात्रा के साथ जुड़ना है तो मुझे सबसे पहले मेरे गांव को सड़क से जोड़ना है, अच्छी सड़क से जोड़ना है, तेज गति से दौड़ने वाला रास्ता चाहिए मुझे। जो बात गांव के सामान्य व्यक्ति को भी समझ आती है, जो सपना देश के गांव का इंसान भी देखता है, उस सपने को पूरा करने की दिशा में
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दो महत्वपूर्ण बातों की शुरुआत की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दो महत्वपूर्ण चीजों को आरंभ किया था। एक, भारत को वैश्विक स्तर पर दुनिया के मुकाबले में लाकर के खड़े करने के लिए एक योजना आरंभ की, और दूसरी, हिंदुस्तान के गांवों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, गांवों को कनेक्टिविटी देने के लिए उन्होंने योजना का आरंभ किया। और दोनों योजनाएं, एक थी स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस हाईवे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान को एक ही ताकत वाला, एक ही क्वालिटी वाला, तेज गति से ले जाने वाला रास्ता बनाने का अभियान चलाया। और आज हिंदुस्तान गर्व से कह सकता है कि भारत के पूरब से पश्चिम को जोड़ने का काम, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का काम वाजपेयी जी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के कारण हिंदुस्तान की पहचान दुनिया के समृद्ध देशों के बराबरी में लाकर के रख दिया। दूसरी तरफ, एक तरफ वाजपेयी जी हिंदुस्तान को वैश्विक स्तर पर देखना चाहते थे, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गांव की भी चिंता करना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने दूसरी बड़ी योजना बनाई। वो दूसरी बड़ी योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हिंदुस्तान के उन गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाए, ताकि गांव भी गति से आगे बढ़े और स्वर्णिम चतुष्क के द्वारा विश्व की बराबरी करने की क्षमता पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में वाजपेयी जी की सरकार ने ये जो दो अहम बातें हमारे सामने रखी, आज बीच में 10 साल का अंतराल चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, इसकी चर्चा करने के लिए मैं नहीं आया। लेकिन जो गति वाजपेयी जी ने दी थी, उस गति को आगे बढ़ाना, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की नई ऊंचाइयों पर ले जाना, उस दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान इस सरकार ने उठाया है। एक तरफ एक्सप्रेस हाईवे की भारत के भिन्न भिन्न भागों में श्रृंखला बढ़े। जब एक शहर को 100 किलोमीटर की रेडियस में अन्य छोटे छोटे शहरों के साथ जोड़ा जाता है, तो सिर्फ रास्ते नहीं बनते, लेकिन वो 100 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले हर छोटा मोटा गांव, हर छोटा मोटा शहर
उसी ताकत के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। दिल्ली के साथ सट करके ये जो रोड नेटवर्क बनाने का हमने अभियान उठाया है, वो पूरा अभियान दिल्ली के 100-150 किलोमीटर की रेडियस के सारे क्षेत्र के विकास का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप होने वाली है। जब मेरठ और दिल्ली तेज गति से जुड़ जाते हैं तो मेरठ दिल्ली से भी तेज गति से आगे बढ़ जाता है, देहरादून बढ़ जाता है। और इसलिए ये सिर्फ रास्ता नहीं बन रहा है, ये विकास का राजमार्ग बन रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में ये योजनाएं बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर करके आने वाली है। अभी नीतीश जी बता रहे थे, जो केदारनाथ में भयंकर आपत्ति आई, देश और विदेश के यात्री बेमौत मर गए। संकट बहुत बड़ा था, लेकिन क्या संकट को अवसर में भी पलटा जा सकता है? मेरी सरकार का स्वभाव है हर संकट को भी अवसर में पलट देना। और इसलिए हमने जो केदारनाथ की हादसा हुआ था, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और दुनिया से 4 धाम की यात्रा करने वाले लोगों के लिए भविष्य में कोई संकट न आए, ऐसी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, गंगोत्री यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ केदारनाथ हो, इसको आधुनिक मार्ग से और ऑल वेदर रोड के हिसाब से तैयार करने की दिशा में हमने बीड़ा उठाया है। और उसके कारण उत्तराखंड का विकास भी उत्तराखंड के जन्म से अब तक नहीं हुआ, उससे तेज गति से बढ़ने वाला है। और देश भर के यात्रियों के लिए वो एक नई सुविधा का कारण बनने वाला है। आज हमारे देश में जो मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के नागरिक हैं, उन परिवारों में वीकेंड के कार्यक्रम बनते हैं। वीकेंड में आउटिंग करने का कार्यक्रम बनता है, या वीकेंड में आर दोस्तों को घर पे बुलाने का कार्यक्रम बनता है। धीरे धीरे बड़े शहरों में मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग में वीकेंड में 2 दिन के लिए परिवार के साथ कहीं न कहीं जाना, ये धीरे धीरे एक पारिवारिक जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन वो कहां दूर तो नहीं जा सकते। अगर एक बार दिल्ली के बाहर 100-150 किलोमीटर जाने के लिए अगर अच्छा से अच्छा नेटवर्क मिल जाता है, अच्छे से अच्छे रास्ते मिल जाते हैं, तो दिल्ली से जो मध्यम वर्ग का, उच्च मध्यम वर्ग के करोड़ों नागरिक हैं, जिनको बाहर जाने का मन करता है, ये जो छोटे छोटे शहर है उनके नागरिक, उनको बाहर जाने का मन करता है, ये व्यवस्था उनके काम आएगी। और उसके कारण वीकेंड टूरिज्म एक नया व्यवसाय विकसित होगा इस इलाके में। नौजवानों के रोजगार के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा।
एक रात के लिए, 2 रात के लिए बाहर जाएं, अच्छी सुविधा मिल जाए, परिवार के लोग जाना पसंद करेंगे। और ये रास्ते जब बनते हैं तो ये सुविधाएं काम आती हैं। आने वाले दिनों में अब जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती है। अब करीब करीब 6,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनेगा, 8,000 करोड़, 7,500 करोड़। अब ये 7,500 करोड़ का जब प्रोजेक्ट लगता है तो इसमें कितने हजारों लोगों को काम मिलता है। उन हजारों लोगों के लिए कोई चाय की दुकान चलेगी, कोई भोजन का ठेका चलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। जब ये रोड बनता है तो 7,500 करोड़ में से अधिकतम पैसा रोजगारी में जाता है, जो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को ये रोजगार का अवसर प्रदान करता है। मशीन में या मटेरियल में उतना रुपया नहीं लगता है जितना कि मजदूरी में लगता है। और इसलिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम निकलते हैं वो रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, और जब रोजगार के अवसर पैदा करते हैं तब गांव के गरीब की खरीद शक्ति को बढ़ावा देते हैं, उसके परचेजिंग पावर को बढ़ावा देते हैं। और जब परचेजिंग पावर गांव के व्यक्ति का बढ़ता है, गरीब का परचेजिंग पावर बढ़ता है, तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को पार करती है, नई ताकत को पार करती है। और इसलिए हमारी सरकार जो भी योजनाएं लेकर के चल रही है वो योजनाएं आखिर में गरीब से गरीब व्यक्ति के काम आए, उसको रोजगार दे, उस पर ध्यान केंद्रित करती है। एक तरफ जैसे हमने ये रास्तों के नेटवर्क पर काम तेज गति से आगे बढ़ाया है, वैसा ही दूसरा बड़ा काम उठाया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हमारी जितनी कृषि की योजनाएं हैं उन सबको एक बार रिव्यू किया जाए, 100% पोटेंशियल का यूज कैसे हो, जितने किलोमीटर पानी पहुंचाने का योजना में विचार हुआ था, अगर वो नहीं पहुंचता है तो कैसे पहुंचाया जाए, आखिरी खेत तक जितने क्वांटम में पानी मिलना चाहिए वो कैसे मिले, और नई योजनाएं नदियों को जोड़ करके पूरे देश में पानी का ऐसा नेटवर्क खड़ा करने का सपना है ताकि हमारे देश के किसान को कभी बरसात का इंतजार न करना पड़े और बारिश न आए तो आत्महत्या करने के लिए उसको मजबूर न होना पड़े। उस दिशा में हम काम करें। भाइयों बहनों, ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों का प्रदेश है। हिंदुस्तान का मुंह मीठा करने का काम ये मेरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ने किसान करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब दुनिया के बाजार में चीनी का दाम टूट जाता है तो मेरे गन्ना के किसानों का कमर टूट जाती है। और फिर सरकारें क्या करती हैं, चलो इस बार इतना ले लो यार, काम निकाल दो, और गन्ना किसानों के पैसे बाकी के बाकी रह जाते हैं। क्या उसके रास्ते नहीं खोजे जा सकते? क्या चीनी का दाम गिर जाएगा तो मेरे किसान की हालत भी गिर जाएगी क्या? हमने एक बड़ा बीड़ा उठाया है
हमने कहा दुनिया के बाजार में अगर चीनी का दाम गिर भी जाए तो भी किसान को खड़ा रखा जा सकता है, और इसलिए हमने एक काम किया है। अब चीनी में से, अब जैसे गन्ने में से चीनी बनती है, उसके साथ साथ हम अगर चीनी ज्यादा बन गई तो चीनी का प्रोडक्शन कम करो भाई, चीनी के दाम टकाए रखो, लेकिन बीच में इथेनॉल बना लो, चीनी मत बनने दो। अब इथेनॉल बनाएगा लेकिन मार्केट नहीं होगा तो क्या करेगा? और इसलिए सरकार ने कानून बनाया कि हमारी जो बस चलती है, पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां हैं, उसमें 5% इथेनॉल को मिक्स किया जाए। इससे प्रदूषण की भी मुक्ति होगी और हमारा गन्ने का किसान जो गन्ना पैदा करता है उससे हमारी गाड़ियां दौड़ेगी, एक्सप्रेस हाईवे भी बनेगा और इथेनॉल से गाड़ियां भी दौड़ेगी, तो मेरे गन्ना पैदा करने वाले किसान की गाड़ी भी तेज गति से दौड़ेगी। ये हम विकास का मॉडल लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाए। आज 31 दिसंबर है, 2015 का ये आखिरी दिवस है। कल 1 जनवरी 2016 का प्रारंभ हो रहा है। मेरी तरफ से आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस देश के नौजवानों को नववर्ष में एक अद्भुत तोहफा हम देने जा रहे हैं, एक अद्भुत सौगात देने जा रहे हैं। वो ऐसी सौगात है जो मेरे नौजवान को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाती है। वो ऐसी सौगात है जो मेरे देश के नौजवान को किसी के आश्रित बनने के लिए मजबूर करने से मुक्ति दिलाती है। सरकार ने फैसला किया है, जो फैसला कल लागू हो जाएगा, वो फैसला ये है कि तीसरे और चौथी श्रेणी में सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं। और हम जानते हैं इंटरव्यू का मतलब ही है सिफारिश। इंटरव्यू का मतलब ही है कि किसी बड़े व्यक्ति का कुर्ता पकड़ करके पहुंचना, और जो हक है वो हकदार बेचारा हक से वंचित रह जाता है। और इसलिए सरकार का फैसला है, कल 1 जनवरी 2016 आपको नववर्ष की सौगात है कि अब श्रेणी 3 और 4 में इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के द्वारा मेरिट के आधार पर विधवा मां का बेटा होगा, अगर उसका हक बनता है उसके घर में नौकरी का ऑर्डर आ जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत अहम कदम हमने उठाया। नौजवानों को रोजगार में ये जो दिक्कतें आती हैं उससे मुक्ति दिलाने का हमारा प्रयास है। मैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं, देश के सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि भारत सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए श्रेणी 3 और 4 के लिए इंटरव्यू समाप्त किए हैं,
आप भी सभी राज्य सरकारें ये इंटरव्यू का परंपरा खत्म कीजिए और मेरिट के आधार पर नौजवानों को रोजगार दें। नोएडा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी नोएडा वालों को याद नहीं रहता है कि वो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। उनको तो कभी कभी लगता है कि वो दिल्ली वाले हैं, वो भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं नहीं भूलता हूं, आपको पता रहना चाहिए मैं उत्तर प्रदेश का एमपी हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। आज इस प्रदेश ने मुझे जो प्यार दिया है, वो प्यार मुझे काम करने की प्रेरणा भी देता है, एक नई ऊर्जा देता है। नई आगे बढ़ने दोगे, देश के गरीबों की भलाई के निर्णय करने दोगे, देश के नौजवानों को रोजगार के अवसर के लिए काम करने दोगे, ये अगर हम संकल्प करेंगे तो देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और ये रोड पश्चिम उत्तर प्रदेश की विकास की एक नई गाथा को आरंभ कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधा सुन रहे थे। नोएडा में रैली स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संबोधन कर रहे थे। 14 लेन की जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो दिल्ली डासना मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही साथ यहां लोगों को संबोधित भी किया और साथ ही इसी मंच से यहां पर कांग्रेस पर एक कटाक्ष करते हुए कि संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है, जिम्मेदारी से पीछे भाग रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष कांग्रेस को संसद रोकने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने की प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया 1857 की क्रांति से, जिसके लिए याद किया जाता है मेरठ को। उसके बाद आगे एक्सप्रेसवे जिसका शिलान्यास किया गया वो प्रदूषण से मुक्ति का एक मार्ग दिखा रहा है और रफ्तार की गति जो है वो अब रुकने वाली नहीं है। लेकिन इसी मंच से एक जबरदस्त निशाना साधते हुए, एक जबरदस्त हमला बोलते हुए विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से इस मंच से उन्होंने एक जोरदार हुंकार भरी और ये कहा कि जिम्मेदारी से पीछे भाग रहा है विपक्ष। कांग्रेस को संसद रोकने का कोई अधिकार नहीं है, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है, जहां कानून बनते हैं काम नहीं वहां पर हो रहा है। तो ये एक बड़ा हमला विपक्ष पर। संसद के सम्मानित सदस्यगण, लेकिन साथ ही जब इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया तो तब ये एक मैसेज देते हुए कि ये जो एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबे समय से डिमांड होती रही, अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे प्रदूषण से मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो होगा। योग्य मार्गदर्शन में हमारे देश का गांव का व्यक्ति सिर्फ 2 गांव के बीच मिट्टी का काम करवाने के लिए मांग करता था ताकि आने जाने की सुविधा हो, मिट्टी लग जाए तो काम चल जाए। लेकिन आज 25-30 साल के भीतर गांव का व्यक्ति भी आता है तो कहता है साहब पक्की सड़क नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे यहां पेवर रोड लगाइए, पेवर रोड लगाइए। तो सुना आपने, ये थोड़ी देर पहले हम उसी संबोधन का कुछ अंश आपको यहाँ पर सुना रहे थे, लेकिन इस पर विस्तार से बातचीत के लिए मेरे सहयोगी अरुण सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरुण, शिलान्यास तो ठीक है, जो संबोधित यहाँ पर किया लोगों को वो ठीक है, लेकिन इस मंच से जिस तरह से विपक्ष पर एक हमला बोला है, कांग्रेस पर जिस तरह से निशाना साधा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए
निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने 2015 के 2 सत्रों में संसद के सत्रों में जिस तरह से कामकाज नहीं हो पाए विपक्ष व्यवधान की वजह से, उसको निशाना बनाते हुए ये नसीहत भी दी है कि 2016 में कम से कम विपक्ष को ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि जो जनता के हित से जुड़े मुद्दे हैं, जो लोगों के रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, उन मसलों पर संसद में सहयोग करेगा विपक्ष और सरकार को जो कानून है, जो बिल है, वो पास करने में मदद करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जिस तरह से आईना दिखाया है और जैसे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जाहिर तौर पर विपक्ष जो पहले से ही संसद नहीं चलने दे रहा है वो और भड़केगा और आज जब इस पर प्रतिक्रिया देगा विपक्ष तो जाहिर तौर पर वो प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी को जिम्मेदार ठहराएगा। और विपक्ष बार बार ये कहता भी रहा है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज साफ किया कि जिन लोगों ने 50 से 60 साल तक देश पर शासन किया है उनको ज्यादा पता होगा कि संसद चलना क्यों जरूरी है, संसद कैसे चलती है, और इसलिए भी उन्होंने सहयोग मांगा है। तो एक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद के कार्यक्रम को लेकर के भी एक यहाँ पर जुबानी जंग शुरू होती दिख रही है। बिल्कुल, तो एक जबरदस्त निशाना जो इसी मंच से यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अब अगर हम बात करें उस शिलान्यास की जो एक तोहफा दिया गया है दिल्ली, एनसीआर और मेरठ के लोगों को इस संबोधन के बाद, किस तरह का, या उस बीच भी किस तरह का, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे थे बीच में किस तरह से लोग यहाँ पर कुछ नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे थे, कितना उत्साह या क्या उम्मीद यहाँ पर देख रहे हैं और आगे? देखिए हिमानी, निश्चित रूप से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो एनसीआर में रहते हैं, जिनका ताल्लुक दिल्ली से आने जाने का लगा रहता है सिलसिला, वैसे सभी लोग, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, जब एक रोड बनता है, जैसा कि प्रधानमंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दोनों ने कहा कि जब एक रोड बनता है तो अपने साथ विकास लेके आता है, समृद्धि लेके आता है, रोजगार के अवसर लेके आता है, लोगों के लिए राहत लेके आता है। तो ये जो एक्सप्रेस वे और हाईवे का निर्माण हो रहा है, जाहिर तौर पर एनसीआर के वो लोग जो दिल्ली से आने जाने का ताल्लुक रखते हैं या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन सबके लिए राहत की खबर है। और प्रधानमंत्री के हर बात पर जो इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी थी, लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे और सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, और एक लंबे समय से ये मांग जो चलती आ रही थी, वो एक तोहफा अब यहाँ जो दिल्ली, एनसीआर और मेरठ के लोग हैं उनको आज मिला है। शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए।